हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने जा रहे हैं सीडीपी का पहला सेशन, पहली क्लास। दोस्तों, ये एक डेमो क्लास के रूप में है आपके लिए। तो जो लोग भी दोस्तों सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं सीडीपी में और अच्छा बेहतर रिजल्ट लाना चाहते हैं सीटेट एग्ज़ाम में, क्योंकि बहुत से ऐसे इस बार जो रिजल्ट गया है और पिछली बार जो रिजल्ट गया है उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आप जो है इसको बहुत ही हल्के में नहीं ले सकते हैं जो आपका एग्ज़ाम चल रहा है। तो इसके लिए आपको पहले से कुछ तैयारियां करनी पड़ेंगी और पहले से तैयारी करेंगे तभी जो है कि आपका रिजल्ट बेहतर देखने को मिलेगा और आगे आने वाले समय में आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ही वैकेंसी जो है कि आने वाली हैं। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप जल्द से जल्द जो है कि एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करें। तो चलिए दोस्तों, ये सेशन आज जो है कि शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, जिससे आपको पता लगेगा कि एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस तरीके से आपको उनको करना है और किस लेवल की आपकी तैयारी होनी चाहिए। तो दोस्तों, यदि आप जो है सीटेट का सिलेबस नहीं जानते हैं तो उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उस वीडियो का, उसको आप जा करके देख सकते हैं। सबसे पहले किसी भी चीज़ को करने से पहले उसके बारे में जानना ज़रूरी है। तो यदि आप सीटेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके सिलेबस के बारे में जानिए, उसके बाद जो है कि आप अपनी क्लासेस स्टार्ट करिए। तो चलिए आज का ये क्लास स्टार्ट करते हैं और करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखने में ये क्वेश्चन बहुत ही छोटा है, पर जितना ही छोटा है उतना ही इंपॉर्टेंट है और ये बार बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बहुत बार रिपीट हुआ है कि क्योंकि जब आप प्रैक्टिस सेट करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने जाएंगे तो देखेंगे कि ये बहुत से ईयर में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है और बिल्कुल हूबहू रिपीट हुआ है, यानी बार बार ऐसे ही ऑप्शंस के साथ ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्वेश्चन है क्या कि मन का मानचित्र संबंधित है। तो मन का मानचित्र किससे संबंधित है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है कि मन का चित्र बनाने से। क्या मन का मानचित्र मन का चित्र बनाने से संबंधित हो सकता है? जो आपका सीडीपी है, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की बात करें तो उसमें क्या मन का चित्र बनाने से ऐसा कुछ बन सकता है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, दूसरा ऑप्शन है। तीसरा है कि बोध यानी कि समझ बढ़ाने की तकनीकी से है, या चौथा ऑप्शन है कि साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से। देखिए, अगर चारों ऑप्शंस आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको मन का मानचित्र जो है, जो सबसे अच्छा आपको समझ में आएगा। जैसे कि क्वेश्चन, आप जब भी क्वेश्चन कोई पढ़ते हैं और उसमें एक ऑप्शंस को जब पढ़ते हैं तो उसमें जो है आपको एक चारों ऑप्शंस में से एक जो ऑप्शंस होता है थोड़ा अलग होता है, जिससे आपको समझ में आ जाता है कि हाँ ऐसा होगा। और यहाँ पर जो मन का मानचित्र से मतलब है बोध से, समझ से, यानी उसकी मन का जो मानचित्र है उसको बढ़ाने से है, यानी बोध और समझ को बढ़ाने की तकनीकी से है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का, वो आपका कौन सा आंसर बन जाएगा? तो वो बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो राइट आंसर बनेगा बोध यानी कि समझ बढ़ाने की तकनीकी से क्या है, संबंधित है क्या? मन का मानचित्र। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन देखिए आप लोग के लिए क्या है। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? कौन सा ऑप्शन जो है इन चारों ऑप्शंस में से शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? पहला है कि विद्यालयी जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना। देखिए, केवल दिया है यहाँ पर सृजनात्मकता की बात करते हैं और यहाँ पर हम केवल उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देते हैं, वो भी कहाँ पर? जीवन के प्रारंभ से। ठीक है, विद्यालय जीवन के प्रारंभ से हम उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, क्या इसमें जो है सृजनात्मकता का पोषण होता है? बिल्कुल नहीं होगा। उसके बाद दिया है कि परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना, क्या यह सही होगा? सृजनात्मकता का इसमें पोषण होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण, या प्रत्येक शिक्षार्थी की जो अंतर्जात प्रतिभा है, उनके अंतर जो प्रतिभा है उनका पोषण करने और प्रश्न करने के क्या करना? अवसर उपलब्ध कराना। तो यहाँ पर देखिए, जो विद्यार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है वो आपका ऑप्शन नंबर बनेगा, ऑप्शन नंबर 4, कि प्रत्येक जो शिक्षार्थी हैं उनके अंदर जो भी प्रतिभाएं हैं उनको क्या करना? उनका पोषण करना, उनको जो है बाहर लाना और प्रश्न करने के क्या करना? अवसर को उपलब्ध कराना, जो है ये क्या करेगा? सृजनात्मकता का पोषण करेगा। राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक, मनोवैज्ञानिक,
आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपका निगेटिव है, यानी 3 ऑप्शन आपके सही होंगे, एक ऑप्शन आपका गलत होगा और वही ऑप्शन आपको ढूंढना है। दिया है कि शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। यहाँ पर बात हो जा रही है सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। उसके बाद दिया है कि सानिध्य यानी संगति की आवश्यकता, ये बिल्कुल होती है सामाजिक के लिए की आवश्यकताओं के साथ इसका संबंध है, संगति की आवश्यकता होती है। सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता, ये भी सामाजिक जो है मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध रखता है। उसके बाद दिया है कि संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, ये भी जो है आपकी सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ जो है संबंध रखता है। तो कौन सा जो है कि संबंध नहीं रखता है, तो वो है आपका कि शरीर से जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनका नियमित रूप से बाहर निकलना, ये किसी भी तरीके से सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के संबंध साथ जो है संबंध नहीं रखता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बन जाएगा 1, क्योंकि यही ऑप्शन आपका गलत है और यही जो है कि मनोवैज्ञानिक और सामाजिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन है कि वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से क्या करता है कि वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन को प्रारंभ करता है, वो कौन सी अवस्था है। दिया है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदिक प्रेरक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो जो लोग भी पहली बार ये वीडियोस देख रहे होंगे, यानी सीटेट का एग्ज़ाम पहली बार देना चाहते हैं और ये वीडियोस देख रहे होंगे, तो उनको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि ये अवस्थाएं क्या है, किस तरीके से हैं। तो ये इसलिए आपको ये क्वेश्चन पहले मैं करा रहा हूँ ताकि आपको ये पता चले कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको किस तरीके के टॉपिक को ध्यान से पढ़ना है और किस तरीके से उनकी तैयारी आपको बेहतर करनी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको जो है थियरी में मिलेगी, बिल्कुल जो है कॉन्सेप्ट वाइज चीज़ें क्लियर होंगी। पर उसके पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर, तो कब किस अवस्था में जो है बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। पहला दिया है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा संवेदी प्रारक और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो देखिए, अगर हम बात करें कि बच्चा जो है तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में जो चिंतन प्रारंभ करता है, तो वो आपकी अवस्था होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से क्या किया जा सकता है, परिभाषित किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है आपका सभागार, दूसरा है घर, तीसरा है खेल का मैदान और चौथा है विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। अगर हम बात करें कि जो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को हम सबसे बेहतर तरीके से जहाँ पर परिभाषित कर सकते हैं, वह स्थान है आपका विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। तो राइट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का जो है लक्षण नहीं है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपका निगेटिव पूछा गया है। तो दिया है कि वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है। तो देखिए, बुद्धिमान बच्चे का लक्षण होता है कि वह क्या करता है, किसी भी चीज़ को कल्पनाशील तरीके से सोचता ही रहता है, किसी न किसी चीज़ की कल्पना करता रहता है, यानी अमूर्त रूप से सोचता रहता है। ये तो बुद्धिमान बच्चे का लक्षण है। दूसरा है कि वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। बिल्कुल जो है कि यह बुद्धिमान बच्चे का लक्षण है कि वो कोई नए परिवेश में क्या करता है, अपने आप को समायोजित कर लेता है, ढाल लेता है। दिया है कि वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। ये जो है कि बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। और दिया है कि वह जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की आवश्यकता रखता है, कम्युनिकेशन करने की क्षमता रखता है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि ये जो है बुद्धिमान बच्चे का लक्षण है। यानी 3 लक्षण हैं, एक नहीं है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 नहीं है। यहाँ पे पूछा है कि कौन सा लक्षण नहीं है, यानी अतः इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो आपका ऑप्शन नंबर 3 बन जाएगा, क्योंकि यही एक ऑप्शन आपका गलत है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन की बात की जा रही है। यहाँ पर कि मोटिवेशन जो है क्या होता है, क्या शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है, क्या एक ही दिशा में सोचने के योग्य बनाती है, बिल्कुल नहीं। दिया है शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना करती है, यानी याद करने की शक्ति को पैना रखती है। क्या प्रेरणा, बिल्कुल नहीं।
पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है, नहीं अलग नहीं करती है, ये बात गलत है। ठीक है, जोड़ती है। तो यहाँ पर जो देखिए जो राइट आंसर बनेगा, यानी सीखने की प्रक्रिया में जो पैदा होती है वो शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति क्या करती है, रुचि का विकास करती है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को कैसी भूमिका निभानी चाहिए। सहानुभूतिपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए, तटस्थ भूमिका निभानी चाहिए, नकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए, या अग्रोन्मुखी भूमिका निभानी चाहिए। देखिए, ना ही बच्चे की सीखने की प्रक्रिया में अगर माता पिता को जो भूमिका निभानी चाहिए, देखिए नकारात्मक तो होगा नहीं, तटस्थ भी नहीं होगा, ना ही सहानुभूतिपूर्ण होगा। ठीक है, यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 4, अग्रोन्मुखी भूमिका जो है कि निभानी चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई किसके द्वारा। स्किनर द्वारा, पियाजे द्वारा, कोहलबर्ग द्वारा, एरिक्सन द्वारा। जब भी आप इस चीज़ को पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है कि जो 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है वो किसके द्वारा की गई है। तो ये जो 4 विशिष्ट की अवस्थाओं की पहचान की गई है ये आपका किया गया है पियाजे के द्वारा, जीन पियाजे द्वारा किया गया है। तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। देखिए ध्यान से समझिएगा, इसी क्वेश्चन में इस क्वेश्चन का आंसर छुपा है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, वो यह विचार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। निरंतरता के सिद्धांत से, अंतःसंबंध के सिद्धांत से, अन्योन्य क्रिया के सिद्धांत से, या एकीकरण के सिद्धांत से। जो कभी विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, इसको क्या कह सकते हैं। क्या कुछ पॉइंट आपको मिल रहा है ऐसे जहाँ से आप आंसर को ढूंढ सके। तो देखिए, जो कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया होती है, यानी वो हमेशा चलती रहती है, जिसको निरंतर कह सकते हैं कि निरंतर चलती ही रहती है। अतः यह विचार जो है किससे संबंधित है, तो यह विचार जो है संबंधित है निरंतरता के सिद्धांत से। अतः इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर कौन बन जाएगा, तो 1 जो है सही आंसर बन जाएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये केवल कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो सीडीपी से मैंने लिया हुआ था, ये देखने के लिए कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। और बाकी चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट वाइज बिल्कुल जो है कि आपको कराई जाएंगे, और कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद जो है उस पर क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होंगे, उसके बाद प्रैक्टिस सेट होंगे। इसी तरीके से सभी सब्जेक्ट्स की तैयारी आपको बेहतर तरीके से कराई जाएगी। तो यदि आप सीटेट का एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को लाइक और शेयर कर देंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि नहीं तो बाद में आप ढूंढते रह जाएंगे, फिर मिलेगा नहीं। ठीक है, तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।